आइए देखते हैं वेट। वेट क्या होता है ज़रा समझिएगा। इस पे भी लिखने वाले पे नज़र मत डालिएगा, जो मैं समझा रहा हूँ इस पे 1 बाय 1 आने वाला जो था वो लगाना भूल गया मैं। खैर कोई बात नहीं, इधर ज़रा देखिए, ट्रांजिशन जिसको बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बेसिकली ये है अर्थ और इस अर्थ के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये रहा मैं, नज़र आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ? ये अर्थ मुझे कितनी ज़ोर से अपनी तरफ पुल कर रहा है वो मेरा क्या है, वेट। समझ में आ रही बात या नहीं? अगर मुझे उठाकर यहां पे रख दिया जाए ऐसे, तो अब मेरा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेरा जो वेट यहां पर होगा वो यहां पर नहीं रहेगा। अब मैंने क्या किया, मैं बन गया भाई क्रिश और यहां से उड़ा डायरेक्टली पहुंच गया किसके ऊपर, मून के ऊपर। अब हमने पढ़ा भाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहां पे मास ज्यादा और यहां पर मास कम है। जब मास कम है तो बेटा ग्रेविटेशनल पुल जो है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर मेरा वेट यहां पर 60 है तो यहां पर कितना रह जाएगा, 10 रह जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल पुल या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली यहां पर जो है मेरा जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, क्योंकि यहां पे मास का कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन भाई मास मेरा क्या रहेगा, सेम। मेरी बॉडी जैसी यहां पर थी वैसी ही यहां पर है और वैसी ही यहां पे, भाई बनाने में छोटी हो गई, अदरवाइज क्या है, सेम है बात या नहीं? अब आ जाओ जी डेफिनेशन पे। वेट क्या होता है जरा देखिए, द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर विद अ सर्टेन फोर्स, नहीं भाई फोर्स, सर्टेन फोर्स। भाई किसी एक फोर्स से क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, विच डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ अ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भाई जरा देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और अभी मैंने आपको क्या बताया, ये बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जो वेट है मेरा, उस फोर्स और वेट बेसिकली यहां पे क्या हो गए, सेम हो गए। जितनी फोर्स से खींचेगा वही मेरा क्या होगा, वेट। अच्छा यहां पे जो वेट का फॉर्मूला है, एक तो डिपेंड करेगा मास के ऊपर, ऑब्वियसली बात है। अगर मास कम है तो उसको कम फोर्स से खींचेगा, और अगर मास ज्यादा है तो उसको ज्यादा जोर से अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अगर मासेस बढ़ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए जब कोई पतला सा आदमी मेरी तरह खड़ा होता है जाके, तो वेट सुई हिलती ही नहीं है, थोड़ी बहुत ही हिलती है, और कोई खड़ा हो जाए, समझ गए ना? तो इसका मतलब ये है कि बेसिकली क्या हुआ, उस बंदे का अगर कोई हैवी है, हेल्दी है, ज़्यादा हेल्दी तो नहीं बोलेंगे, मोटा है, तो उस केस में क्या होगा, उसका मास ज़्यादा होगा। और अगर मास, ये बहुत हंस रही है, आपके बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो मास ज़्यादा होगा तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी या फिर वेट ज़्यादा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो, एक तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि यहां पर जो है अर्थ आपको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया वेट का फॉर्मूला। अच्छा आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन। हाँ सर मैं एक इमारत लिख रखा है इसके नीचे, इसको टच नहीं करो, टच नहीं। इधर जरा देखो, डेफिनेशन में नजर डालते हैं। अगर वो आपसे कहें भाई वेट की डेफिनेशन बताओ, तब क्या लिखोगे, जरा देखिएगा। द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच इट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये क्या है बेसिकली, वेट क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है। अच्छा ये कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्शन क्या हो गया, फिक्स्ड। हर एक ऑब्जेक्ट किधर जाएगा, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ। तो पहली बात तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी, मान लीजिए कितनी, 10 न्यूटन। कितनी हो गई, 10 न्यूटन मान लीजिए, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, फिक्स्ड। कहां, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसका मैग्नीट्यूड भी और साथ के साथ डायरेक्शन भी है। और अगर ऐसा है तो बेटा ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। बताइए इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी भाई। हाँ
हाँ तो देखा नहीं आपने, जब कोई ऊपर से गिरता है तो कैसे। हाँ जी, इधर जरा देखिए, एंड इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस ऐसे खींचने वाली स्प्रिंग होती है ना, एक तो उससे नाप, जैसे आपके घर में सामान खरीदने आते होंगे तो वो ऐसे तोलते हैं ना, एक तो वो हो गया, ठीक है। दूसरा आप जब खड़े होते हो जाके, तो अब डिजिटल वाली मशीन्स भी आ गई। सो बेसिकली इस चीज को मेजर किया जाता है किससे, स्प्रिंग बैलेंस से। अच्छा, द वेट ऑफ अ बॉडी डिनोटेड बाय W, जैसे मास किससे डिनोट किया गया था, कैपिटल M से, वैसे ही वेट को किससे डिनोट किया जा रहा है, कैपिटल W से। क्लियर है बात या नहीं? मैम जरा AC चला देना। अच्छा, इफ M इज द मास ऑफ अ बॉडी, भाई M क्या है, मास ऑफ अ बॉडी, और कैपिटल G क्या है, इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन द वेट ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय mg। अगर कैपिटल M है तो कैपिटल G तो भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए यूज होता था, तो इसीलिए इसको हम ऐसे ना लेकर हम कैसे लेंगे, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मास कैपिटल M से डिनोट किया गया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैपिटल G से, तब ये फॉर्मूला होगा, अदरवाइज हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या, वेट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इसको देखूं तो मास का क्या होता है, kg, और g क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेट की SI यूनिट क्या आ गई भाई, हाँ जी, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। व्हाई, बिकॉज अभी हमने देखा था ये क्या होता है, फोर्स, तो SI यूनिट ऑफ वेट क्या होती है, न्यूटन, क्योंकि फोर्स की भी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन। अदरवाइज यहां से आप निकालोगे तो क्या आएगा, kg मीटर पर सेकंड, एंड अदर यूनिट इज kg, यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? kg तो किसकी होती है, मास की होती है। सो या तो न्यूटन या kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये आपको लग रहा होगा टफ, तो भाई छोड़ दो इसको, लेकिन माइंड में रखना, क्योंकि हो सकता है MCQ में पूछ ले, अनदर यूनिट ऑफ वेट। सर मास की तो किलोग्राम होती है ना, मास की आप कह रहे हो मीटर होती है। कहाँ है, kg बोल रहा हूँ मैं, अभी बोला था आपने, kg बोल रहा हूँ। मास की क्या होती है, kg, वेट की क्या होती है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर MCQ में आ गया या फिल इन दी ब्लैंक्स में आ गया अदर देन न्यूटन, अगर उन्होंने पूछ लिया तो भाई फंस जाओगे फिर। तो फिर आप क्या करोगे, फॉर्मूला लिखिए, मास की में पता है kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वहां से देखकर आप बताओगे। बताइए बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, और आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा मास क्या है और वेट क्या है। इससे पहले वाले हमने देख ही लिया मास क्या होता है। अब आ जाइए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट। पहली चीज, ये कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी, व्हाई, बिकॉज वेट हैज मास एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजें होती है। मैग्नीट्यूड, सॉरी मास बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। इसके बाद ये किससे मेजर किया जाता है, वेइंग मशीन से या फिर स्प्रिंग बैलेंस से। ठीक है। अच्छा, ये जो है वो कांस्टेंट नहीं है। अभी हमने देखा था, मैं क्रिश बना था, आपने देखा नहीं देखा था, मास वास लगा रखा था, नहीं देखा, ऐसे उड़ता हुआ गया तो था मून पे। तो भाई मेरा वेट यहाँ पे कुछ और था और यहाँ पर कुछ और हो गया था। यहाँ से तो मैं खा पी के गया था 60 था, वहाँ पे कितना हो गया, 10 kg का रह गया था। तो यहाँ पर जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं है, प्लेस टू प्लेस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। आगे देखिए जरा, इसकी SI यूनिट मैंने आपको क्या बता दी है, न्यूटन। ठीक है। इसके बाद देखो इधर, वेट ऑफ अ बॉडी कैन बी जीरो ऑल्सो। कैसे जीरो है, कैसी बातें कर रहे हो, जीरो कैसे हो सकता है भाई? जरा देखिएगा, ये है हमारा प्यारा सा अर्थ, और इसके ऊपर क्या है भाई, एटमॉस्फेयर, और ऊपर क्या है, स्पेस। जब तक आप इसकी रेंज में रहोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक डिस्टेंस तक ही लगा सकता है अर्थ। इससे अगर आप बाहर चले गए ना, तो इन दोनों के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रही तो बेटा वेट क्या हो गया, जीरो। क्या बात समझ में आ रही है? क्यों? देखो जरा, वेट का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मास इनटू जी। जब ग्रेविटेशनल पुल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बचे ही नहीं, तो मास तो इसका होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो, देयरफॉर वेट ऑफ द बॉडी इज जीरो। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमने देखा मास कैन नॉट बी जीरो। व्हाई? बिकॉज मास डज नॉट वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ जी, एक क्वेश्चन है
हाँ जी। अगर हमारे एटमॉस्फेयर नहीं होता अर्थ पर तो फिर क्या अर्थ सब चीज़ों को अट्रैक्ट करती? नहीं करती तो सही। अरे एटमॉस्फेयर तो देखो बेसिकली एटमॉस्फेयर का जो काम है वो अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने का, पहली चीज़ तो, ठीक है। और दूसरा हमारे गैसेस वगैरह हैं जिसकी वजह से हम इनहेल एक्सहेल वगैरह कर सकते हैं। क्या ओजोन लेयर है, बाकी देखो पूरा फिल्टर होती हुई आती है रेज। अगर ये नहीं हुआ तो हीट इतनी ज़्यादा हो जाएगी हम जल जाएंगे, बर्न कर जाएंगे। तो ये क्या करता है, उस हीट को रिफ्लेक्ट भी कर देना, कुछ को एब्जॉर्ब भी करना। तो ये सारा काम किसका है, एटमॉस्फेयर का। उसमें गैसेस भी हैं, जब आप इनहेल करोगे तो क्या जाएगी ऑक्सीजन, एक्सहेल करोगे तो क्या जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बेसिकली क्या है, गैसेस हैं यहाँ पर पूरी की पूरी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि कितनी दूर से कोई भी ऑब्जेक्ट इसकी तरफ खींचा जा सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एटमॉस्फेयर ही ना हो तो ग्रेविटेशन फोर्स का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो सर अगर यहाँ पे कोई सबको खींच लेगी। क्यों खींच लेगा, ये क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है? सर दूसरे प्लैनेट को खींच लेगी, मून को खींच लेगी। आपको क्या लग रहा है इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाता है यहाँ पर? नहीं सर, नहीं, इसका कोई लेना। एटमॉस्फेयर एक अलग चीज़ है, ज़रा समझिएगा। अगर मैंने कोई चीज़ एटमॉस्फेयर के अंदर रखी तब भी इसके ऊपर गिर जाएगी आके, फिर मैंने थोड़ी दूर रखा तब भी गिर जाएगी। देखो एटमॉस्फेयर से मैं बाहर निकल गया हूँ, अगर मैं थोड़ा सा और भी दूर चला गया अभी भी मैं आके इसी पे गिरूंगा। आपने YouTube वगैरह पे वीडियोस देखी होंगी कि स्पेस से जाके जंप करते हैं वो आके नीचे गिर जाते हैं। तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। अगर इस पर्टिकुलर डिस्टेंस से भी ऊपर निकल गए तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बचेगा, समझ गए ना। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर का कोई भी लेना देना नहीं है, एनी प्रॉब्लम। लेकिन हाँ, ये जो एटमॉस्फेयर रुका हुआ है, ये जो गैसेस रुकी हुई हैं, ये किसकी वजह से रुकी हुई हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रुकी हुई हैं। अर्थ क्या कर रहा है, गैसेस के पार्टिकल्स वगैरह को भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी भाई। तो ये जो है वो जीरो भी हो सकता है। और कोई पॉइंट बचा नहीं? तो इसी के साथ हमारा वेट वाला टॉपिक जो है वो खत्म होता है। क्या बात क्लियर है? नोट कीजिए इसको। देखो जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पे जरा समझ लीजिए। हम लोग क्या कहते हैं भाई, मेरा वेट कितना है 50 kg, जो कि कंप्लीटली क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि वेट नहीं, वेट का फॉर्मूला होता है मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो 50 kg है ये एक्चुअली क्या है, हमारा सिर्फ मास। लेकिन वेट कैसे आता है, जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप मल्टीप्लाई कर देते हो तब। तो ये है फोर्स, लेकिन मास जो है वो फोर्स नहीं है। क्योंकि अगर वेट होता तो आगे क्या लगना चाहिए था, न्यूटन लगना चाहिए था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आप ये बोलते हो कि मेरा वेट 50 kg है, सो दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर? इसका मतलब यह है कि जो मास है वो वेट नहीं होता। अभी देखा हमने फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, तो फिर 1 kg वेट होता क्या है भाई? 1 kg वेट का मतलब क्या है, जरा उसकी डेफिनेशन देख लीजिए। कई बार ये डेफिनेशन में आ जाता है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम वेट इज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। 1 किलोग्राम वेट क्या होता है? दैट ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ 1 kg। मतलब ये है हमारा अर्थ और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास कितना है, 1 kg। इस 1 kg के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा ये अर्थ, वही किसके इक्वल होगा, 1 किलोग्राम वेट के इक्वल होगा। सो बेसिकली ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि 1 किलोग्राम के ऊपर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वही किसके इक्वल होगा, 1 kg वेट के इक्वल होगा, ठीक है। जितना 60 के ऊपर लगेगा वो 60 kg के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है। अब ऐसे तो नापना पड़ेगा भाई, ऐसे कैसे बोल सकता हूं मैं। अच्छा जरा देखिएगा यहां पे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, इधर जरा देखिएगा। द वेट ऑफ अ बॉडी कैन नॉट इज नॉट कांस्टेंट। भाई वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है। सिंस द वैल्यू ऑफ जी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज करता है। जैसे अर्थ पे कुछ और है, मून पे कुछ और है, और किसी और प्लेनेट पे जाओगे तो कुछ और होगा। कांस्टेंट लिखा हुआ है, अरे समझ जाओ यार, कांस्टेंट है, समझ जाओ। अगर स्पेलिंग में एरर हो गया टाइप करते हुए हो जाता है। अच्छा, और अगर कहीं पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो भाई हमारा वेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर आप सेंटर में, ये अर्थ है,
यहां पर g की वैल्यू हर जगह थोड़ा थोड़ा वेरी करेगी, तो फिर हम 9.8 क्यों लेते हैं? ये क्या है? एक एवरेज है। क्या है? एवरेज। लेकिन अगर आप बिल्कुल सेंटर पे चले गए ना, तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि हर एक चीज अट्रैक्ट किधर की जा रही है? सेंटर की तरफ। लेकिन अब जब आप सेंटर पे ही होगे तब क्या अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्शन तो तभी होगा जब कुछ फोर्स होगा। भाई मैग्नेट आपने रखी, एक यहाँ मैग्नेट रखी, एक यहाँ मैग्नेट रखी, तो अट्रैक्शन तभी देखने को मिलेगा जब अलग अलग होंगे। लेकिन जब आके आपस में मिल गए तो कैसा अट्रैक्शन? तब क्या अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इसका मतलब यह है कि जी जीरो हो जाता है कहां पर? सेंटर ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो हम वेट बोलते हैं वो एक्चुअल में क्या है? मास है। ठीक है, अच्छा इधर जरा देखिए, वो आपसे क्या कह रहे हैं? द वेट ऑफ अ बॉडी बिकम जीरो। वेट क्या है? जीरो हो जाता है। कब? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाए? जीरो। और इस केस में हमें कैसा लगेगा? वेटलेस लगेगा। जैसे कि स्पेस में आपने ग्रेविटेशन वाली मूवी देखी होगी ना, ऐसे घूमते रहते हैं, हाथ ऊपर जा रहे हैं, पैर ऊपर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जीरो है। हाँ जी, अगर आपका वेट 60 है, अगर आपका मास 60 है तो आपका वेट 600 न्यूटन होगा। डिपेंड करेगा एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमारा 600 न्यूटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जी की वैल्यू इज अप्रॉक्स। मान लीजिए मेरा मास जो है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना। अगर मेरा मास यहाँ पर है 60 kg और जी की वैल्यू मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली कितना है, तो मेरा जो वेट है वो 600 न्यूटन होगा। इसका मतलब यह है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मी एंड अर्थ इज 600 न्यूटन, और वी कैन से अर्थ इज पुलिंग मी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ विद द फोर्स 600 न्यूटन। क्या बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ जी, नोट कीजिए इसको जरा।